हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम फर्स्ट से लेकर 7th ऑफ मई 2022 तक के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो कि इन वेरियस एग्जामिनेशंस में आपकी हेल्प करेगा। इस सेशन में जिन टॉपिक्स को हम लोग आज कवर करेंगे वो होगा वर्ल्ड फूड प्राइस 2022, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2022, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, सेकेंड इंडिया नॉर्डिक समिट, प्लास्ट इंडिया 2023, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट और भी वेरियस इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर। तो अगर आप इन सेशंस को रेगुलर बेसिस पे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए वन बाय वन इन टॉपिक्स को देखते हैं। हाल ही में सिंथिया रोजेंजिक नाम के जो पर्सन्स हैं जो कि क्या है नासा के हेड ऑफ क्लाइमेट इम्पैक्ट ग्रुप हैं, इन्हें क्या किया गया है, इन्हें एक अवार्ड दिया गया है और इस अवार्ड का नाम है वर्ल्ड फूड प्राइज 2022। तो आपको याद क्या रखना है कि वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 दिया गया है सिंथिया रोजेंज्विक को। ठीक है, सिंथिया रोजेंज्विक को ये अवार्ड दिया गया। ये कौन है? तो ये नासा के हेड हैं क्लाइमेट इम्पैक्ट ग्रुप के। साथ ही साथ ये एक सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं गॉडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज के। अब ये जो अवार्ड दिया गया है ये किस दिन दिया गया है? तो 5th ऑफ मई 2022 के दिन दिया गया है, जिसे कि आप लोग वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की तरफ से ये अवार्ड दिया गया। अब बात आती है कि ये जो अवार्ड है ये सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था? तो देखिए ये अवार्ड 1987 में स्टार्ट किया गया था और इसके जो फर्स्ट रेसिपिएंट थे वो थे MS स्वामीनाथन। ठीक है, वो कौन थे? MS स्वामीनाथन थे, जिनको आप सभी जानते हैं इंडिया में राइस और व्हीट प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में इन्होंने मदद की थी। तो इसका मतलब है MS स्वामीनाथन जो हैं वो इंडिया के अंदर किसको डेवलप करने से रिलेटेड थे? तो ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पर्संस है। तो इस अवार्ड के पहले ओनर कौन थे? 1987 में MS स्वामीनाथन, जबकि 2022 का जो अवार्ड है वो सिंथिया रोजेंज्विक को दिया गया है। यहां मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप सभी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि अगर इंडिया में MS स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक के रूप में जाने जाते हैं तो वर्ल्ड वाइड ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए किसे जाना जाता है? नीचे उन पर्सन का नाम कमेंट करके बताइए। अगला टॉपिक आपके सामने आता है, हाल ही में 2022 का ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जो है वो पब्लिश किया गया। और ये रिपोर्ट पब्लिश किसने किया? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने। इन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर क्या हाईलाइट किया कि भैया अराउंड 193 मिलियन जो पर्सन्स हैं ओवरऑल 53 कंट्री या टेरिटरीज के अंदर, उन्हें एक्यूट फूड इनसिक्योरिटीज है, यानी कि उन सभी को उनके रिक्वायरमेंट के अनुरूप क्या नहीं मिल रहा? फूड अवेलेबल नहीं मिल रहा। और इनमें भी सबसे ज्यादा जो पर्सन है वो किन किन नेशन में है? तो नेशंस के नाम आप नोट कर सकते हैं। एक है इथोपिया, दूसरा है मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर का भी साउथ वाला पार्ट, तो साउथ मेडागास्कर। साउथ वाले पार्ट में कौन सा है? सूडान है। और यमन नाम के जो नेशंस हैं यहाँ पे फूड की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या स्कार्सिटी है, यहाँ पे फूड क्राइसिस है, जिनकी वजह से इन लोगों का हेल्थ अफेक्ट हो रहा है। अब ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट कौन इशू करता है? तो रिपोर्ट इशू करता है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। कौन? ग्लोबल नेटवर्क ऑन फूड क्राइसिस। ठीक है, इन्होंने ये रिपोर्ट इशू की। रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। ठीक है, नाम मिलते जुलते हैं, याद आसानी से कर सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल अलायंस है। और किसका इंटरनेशनल अलायंस है? यूरोप
यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन का, ठीक है, जो मिलके क्या करता है, फूड क्राइसिस को टैकल करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। ठीक है, ये जो सीवर कनेक्शन योजना है ये दिल्ली के ईस्टर्न पार्ट में अनाउंस की गई है, जिसके तहत लगभग 25,000 घरों को इससे कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ऐसी एक स्कीम आप देख पा रहे हैं जहां पे हाउस होल्ड सीवर को मेन सीवर से कनेक्ट करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। नाम में ही आपको पता चल रहा है कि ये मुफ्त सीवर कनेक्शन है। कहाँ पे दिया जाएगा, तो दिल्ली के 12 कॉलोनीज में दिया जाएगा जो मुस्तफाबाद और करावल नगर के आसपास के रीजन है। यहाँ पे जो ये सीवर पाइपलाइन होगी ये सीवर को कहाँ लेकर जाएगी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये लेकर जाएगी यमुना विहार के अंदर जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पे लेकर जाएगी, और इसका बेनिफिट ये होगा कि सीवर ट्रीटमेंट वहां पे किया जा सकेगा, जिससे यमुना रिवर की सफाई करने में हेल्प मिल जाएगी। वहां पे सीवर का गंदा वेस्ट जो है वो डायरेक्टली डिपोज नहीं किया जाएगा। तो स्कीम कौन सी है, मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। कहां पे, ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिल्ली में 12 कॉलोनी, मुस्तफाबाद और कैरावल नगर के आसपास के क्षेत्र में। 5th ऑफ मई के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। ठीक है, 5th ऑफ मई के दिन इसे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि भाई आप लोगों को क्लीनलीनेस, साफ सफाई के बारे में इंपॉर्टेंस बताई जा सके, आप लोग क्लीनलीनेस और हाइजीन के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे सकें। इसका जो थीम था वो था यूनाइट फॉर सेफ्टी, क्लीन योर हैंड्स। जैसा कि कोविड-19 में आपने देखा ही था कि आपके हैंड्स और स्नीजिंग की वजह से कोविड आसानी से फैल रहा था, उसके भी बहुत पहले ये डे स्टार्ट किया जा चुका था। कब स्टार्ट हुआ था ये डे, 2009 के टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक कैंपेन चलाया था जिसका नाम क्या रखा गया था, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड। ठीक है, सेव लाइफ क्लीन योर हैंड्स के नाम से एक कार्यक्रम 2009 में चलाया गया था, और उसी को वापस कंटिन्यू रखने के लिए 5th ऑफ मई के दिन को चूज कर लिया गया वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के रूप में। नेक्स्ट न्यूज आपके सामने आती है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये डिसाइड किया है कि भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन जो है वो चलाए जाएंगे। कब से, 21 ऑफ जून 2022 से। अब ये जो 21 जून 2022 से क्या चलाए जा रहे हैं, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन चलाए जा रहे हैं। ये जो ट्रेन है ये क्यों फेमस होगा, क्योंकि ये क्या करेगा, आपको लॉर्ड श्री राम से रिलेटेड, उनके लाइफ से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं उनकी विजिट करवाएगा। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर ट्रेन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होगा, और किस सर्किट पे चलाया जाएगा, तो रामायण सर्किट। ठीक है, रामायण सर्किट के ऊपर चलाया जाएगा। और कौन सी स्कीम के थ्रू, तो आप सभी को याद होना चाहिए कि एक स्कीम मैंने आपको पढ़ाया था, स्वदेश दर्शन। ठीक है, स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। उस स्कीम के थ्रू इस ट्रेन को चलाया जाएगा। अगली न्यूज आती है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 2nd इंडिया नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। किस जगह पे, तो डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में। ठीक है, तो डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में 2nd इंडिया नॉर्डिक समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिला कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से क्या कहा गया कि जितनी भी कंपनीज हैं नॉर्डिक नेशन में वो इंडिया के सागरमाला प्रोजेक्ट में आकर इन्वेस्टमेंट करें, तो इससे इंडिया में डेवलपमेंट बढ़ेगा, ब्लू इकोनॉमी का जो सेक्टर है वो बूम पे आएगा। सेकेंड थिंग, बदले में ये जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं इन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि ये इंडिया को यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए वोट करेंगे। ठीक है, तो इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और उसके लिए ये सभी
इंडिया की हेल्प करेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि नॉर्डिक नेशन कौन कौन से नेशन को कहा जाता है, तो नोट डाउन कर लीजिए। एक तो आ जाएगा डेनमार्क, फिर आ जाएगा फिनलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, आइलैंड, नॉर्वे, ठीक है, आइलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सारे क्या है, नॉर्डिक नेशंस के रूप में जाने जाते हैं। इनमें कुछ आइलैंड ग्रुप भी हैं, लाइक फॉरे आइलैंड, ठीक है, फॉरे आइलैंड जो कि एक आर्शीफलैगो है डेनमार्क के अंदर, तो वो भी इस रीजन के अंदर आते हैं। इस टाइप का जो पहला समिट है वो कब ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इस टाइप का पहला समिट 2018 में ऑर्गेनाइज किया गया था। और किस जगह पे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था स्कॉटहोम के अंदर। स्कॉटहोम कहाँ पे है, स्वीडन के अंदर है। तो पहला ऐसा समिट 2018 स्कॉटहोम स्वीडन में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसरो प्लान कर रहा है कि वीनस के ऊपर एक मिशन भेजा जाए, और ये जो स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा ये दिसंबर 2024 में भेजा जाएगा। दिसंबर 2024 को इसलिए चुना गया है क्योंकि उस समय पे हमारी इंडिया जो वर्ल्ड है उसकी और वीनस की जो ट्रैजेक्टरी है वो इतनी पास होगी कि आपको कम फ्यूल की मदद से आप डायरेक्टली वीनस पे लैंड कर सकेंगे। इससे क्या होगा, हम वीनस के एटमॉस्फेयर को समझ सकेंगे, ठीक है। और आपको एक और इम्पॉर्टेंट थिंग पता होगा कि सन से अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो सन के सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो मर्क्यूरी है। और मर्क्यूरी के बाद कौन आता है, वीनस आता है। और वीनस के बाद कौन आता है, अर्थ आता है, ठीक है। आगे का आपको पता है, मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो इसमें चूंकि वीनस सेकंड नंबर का प्लैनेट है, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि वीनस को हम लोग क्या कहते हैं, हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, सन से सेकंड नंबर पे है, उसके बावजूद ये हॉटेस्ट है। रीजन, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर। तो उसी एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए इसरो ने प्लान किया है वीनस मिशन। यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इसरो के प्रेजेंट चेयरपर्सन कौन है, आप उनका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। न्यूज आती है प्लास्ट इंडिया 2023 के रूप में 11th इंटरनेशनल प्लास्टिक एग्जीबिशन और कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2023 में 1 से लेकर 5 फरवरी के बीच में। किस जगह पे, तो दिल्ली के प्रगति मैदान में इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बात आती है, दो शब्द हैं प्लास्ट एंड इंडिया। तो इंडिया में हम लोग जो प्लास्टिक प्रोडक्शन कर रहे हैं उसे कैसे कम किया जा सके, उसके सब्स्टिट्यूट कैसे खोजे जा सके, इन सभी चीजों के ऊपर वर्क करने के लिए इस टाइप के प्लास्टिक एग्जीबिशन जो हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इंडिया की जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है वो अराउंड 5 लाख करोड़ रुपीस की है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कितना प्लास्टिक हम लोग जनरेट करते हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए एक हैजर्ड है। एस्टिमेट किया जाता है कि 25 मिलियन टन्स जो है वो प्लास्टिक हम लोग अभी जनरेट कर रहे हैं, और 2030 तक ये मात्रा कितनी हो जाएगी, 30 मिलियन टन्स तक हो जाएगी, जिसे अगर हम लोगों ने आज रोकने की कोशिश नहीं की तो प्लास्टिक पॉल्यूशन से बचना हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी होगी। अगली न्यूज आप सभी के सामने आती है कि इंडिया जो है ऑफिशियल कंट्री ऑफ ओनर बनने वाला है। ऑनर बनने वाला है कब और कैसे, तो भैया ये जो है मार्केड्यू फिल्म नाम का जो एक पर्टिकुलर इवेंट होगा उसके अंदर। मार्केड्यू फिल्म इवेंट क्या है, तो देखो ये एक कंट्री ऑफ ऑनर इंडिया को बना रहे हैं, फर्स्ट टाइम ऐसा किया जा रहा है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे ये इसलिए भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है क्योंकि 75 इयर्स ऑफ रिलेशनशिप हम लोग किनके साथ, फ्रांस के साथ शेयर कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, ये कांस फिल्म फेस्टिवल, ये क्या है, कांस फिल्म फेस्टिवल का ही एक पार्ट है, ठीक है। एनुअल फिल्म फेस्टिवल जो कि कांस फ्रांस के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है उसका एक पर्टिकुलर पार्ट होगा। नेक्स्ट न्यूज आप सभी के सामने आती है कि 3 मई 2022
जिसे हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 मई के दिन हम लोग वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, और इसी दिन क्या किया गया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 नाम का एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया। अब ये रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, तो ये रिपोर्ट पब्लिश करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसे रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर्स भी कहा जाता है। तो आप लोग डायरेक्टली याद कर सकते हैं, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर नाम का ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इशू किया। किस दिन इशू किया, 3 मई के दिन। 3 मई को क्या सेलिब्रेट करते हैं, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेट करते हैं। और इसके अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है वो 142 से फिसल कर 150th हो चुकी है। मतलब इंडिया की रैंकिंग इसमें कमजोर हुई है। इस रिपोर्ट की अगर माने तो जो टॉप 5 नेशंस हैं इस इंडेक्स में वो कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पे आता है नॉर्वे, सेकंड नंबर पे आता है डेनमार्क, थर्ड नंबर पे आता है स्वीडन, उसके बाद आ जाता है एस्टोनिया एंड आता है फिनलैंड। तो ये 5 नेशंस जो कि टॉप कंट्रीज हैं जहां पे प्रेस को अच्छी फ्रीडम है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए। ऐसे ही आपको टॉप के साथ साथ बॉटम नेशंस भी पता होने चाहिए। तो बॉटम नेशंस में कौन कौन है, तो एक आ जाता है म्यांमार, सेकंड आ जाता है आपका तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, फिर आ जाता है ईरान एंड आ जाता है इरिट्रिया एंड आ जाता है आपका नॉर्थ कोरिया। तो ये बॉटम 5 नेशंस हैं और ये टॉप 5 नेशंस हैं। इंडिया की रैंकिंग क्या है, 150th रैंकिंग यहाँ पे बताई गई है। हाल ही में 18 साल के हर्षदा शारद गरुड़ ने हर्षदा शरद गरुड़ ने क्या किया है, एक अचीवमेंट हासिल की है। और ये अचीवमेंट किससे रिलेटेड है, तो ये इंडिया के फर्स्ट वेट लिफ्टर बन चुके हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, क्या जीता है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर। ठीक है, वेट लिफ्टिंग में क्या जीता है इन्होंने, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। ये पर्टिकुलर इवेंट कहाँ, ग्रीस के हरकिलोन में आयोजित किया गया था। इन्होंने 45 किलोग्राम की कैटेगरी में, मतलब इनका वेट 45 किलोग्राम की कैटेगरी में था, और इन्होंने टोटल 153 किलोग्राम वजन उठाया है। 2 एफर्ट में, फर्स्ट 70 और सेकंड 83 किलोग्राम। तो ऐसा करके इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। ये जो पर्टिकुलर इवेंट है, ये इवेंट 1905 से चला आ रहा है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ल्यूसाने के अंदर है। ल्यूसाने कहाँ, स्विट्जरलैंड के अंदर। आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं, ल्यूसाने में किसी और पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्पोर्ट्स से ही रिलेटेड है उसका भी हेडक्वार्टर है, तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, नीचे आप कमेंट करके बताइए। अब अभी तक इस जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जो प्राइज हासिल हुआ है, ठीक है, वो किन किन को हासिल हुआ है, तो टोटल 6 पर्सन है। पहले नंबर पे आ जाती है मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू, और मीराबाई चानू ने 2013 में यहाँ पे जीता था ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, सेकंड नंबर पे आ जाती है झिल्ली दाला बेहरा। ठीक है, झिल्ली दाला बेहरा ने 2018 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। थर्ड नंबर के अंदर कौन आते हैं, अचिंता। ठीक है, अचिंता ने, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि रेड होने की वजह से ये विजिबल नहीं है, जस्ट ए मिनट। तो यहाँ पे जो थर्ड पर्सन थे रचिंता, इन्होंने क्या किया था, सिल्वर मेडल जीता था 2021 के अंदर। नेक्स्ट जो फोर्थ पर्सन है वो कौन है, तो फोर्थ पर्सन में यही हर्षदा गौड़ है, 2022 के अंदर गोल्ड मेडल। 2022 में ही और 2 पर्सन ने जीता है, एक तो है ज्ञानेश्वरी। ठीक है, ज्ञानेश्वरी ने कौन सा मेडल, तो सिल्वर मेडल जीता है, और वी रितिका ने कौन सा मेडल जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता है। तो 2022 में 3 पर्सन है, एक ब्रॉन्ज मेडल जीता किसने, वी रितिका ने,
सिल्वर मेडल किसने जीता? ज्ञानेश्वरी यादव ने। जबकि गोल्ड मेडल किसने जीता? हर्षदा शरद गौड़ ने जीता है। तो इनके नेम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट न्यूज आप सभी के सामने यहाँ पर आ जाती है और ये जो न्यूज है ये आपको कहता है कि हाल ही में 2022 का जो एडिशन था स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट वो रिलीज किया गया 2 मई के दिन। ठीक है, ये वर्ल्ड फॉरेस्ट कांग्रेस का पहला दिन था जिस दिन इस रिपोर्ट को आपके सामने पेश किया गया। ये रिपोर्ट ये कहता है कि भाई ओवरऑल हम लोगों ने 420 मिलियन हेक्टेयर्स के फॉरेस्ट को खो दिया है, जो कि अराउंड 10.34% है पिछले सालों के। ठीक है, लास्ट 30 इयर्स में हमने 10.34% फॉरेस्ट को खो दिया है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अभी वर्तमान में अगर बात किया जाए कि वर्ल्ड में कितना फॉरेस्ट है तो 4.06 बिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट अभी वर्ल्ड में है, जो कि अर्थ के जियोग्राफिकल एरिया का 31% है। ठीक है, तो अभी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का 31% जो है वो फॉरेस्ट है और हमने पिछले 30 सालों में 10% तक फॉरेस्ट को खो दिया है। तो ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करने की रिक्वायरमेंट है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलेफ स्कॉल्ज, इन दोनों ने ही एक पर्टिकुलर क्या किया है? साइन किया है। ये जो साइन किया है इंटेंट एस्टैब्लिशिंग ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप। दोनों ही नेशन क्या करेंगे? एक दूसरे को अच्छे से एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करेंगे। इसके लिए जर्मनी ने एडवांस कमिटमेंट किया कि वो 10 बिलियन यूरो का एक क्लाइमेट चेंज के ऊपर प्रोजेक्ट इंडिया में चलाएगा, जो 2030 तक इंडिया में 10 बिलियन यूरो को खर्च करेगा। और किस लिए खर्च किया जाएगा ये? तो ये हाइड्रोजन से रिलेटेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में खर्च किया जाएगा। अब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट क्या होगा? जिसमें हाइड्रोजन को स्प्लिट करने के लिए वाटर से आप लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करेंगे। तो इंडिया में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से हाइड्रोजन जनरेशन में कौन हेल्प करने वाला है? जर्मनी हेल्प करने वाला है। इससे रिलेटेड जो साइन अप हुआ है किन किन के बीच? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलेफ स्कॉल्ज, इन दोनों के बीच हुआ है। रिसेंटली आपको पता है ओलेफ स्कॉल जो है वो जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। इनके पहले जर्मनी के चांसलर कौन थी? उनका नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में इंडिया जो है एक सेकंड मेजर पावर क्राइसिस से गुजर रहा है, जो अक्टूबर 2021 के बाद। पहले अक्टूबर 2021 में आपको देखने को मिला था कि इंडिया में पावर क्राइसिस है। अब वापस से आपको देखने को मिल रहा है कि पावर क्राइसिस वापस बढ़ रही है। इसके पीछे रीजन क्या बताया जा रहा है? पहला तो कोल शॉर्टेज है, कोयले की कमी है। हमारी जो डिमांड है वो पहले की तुलना में बढ़ चुकी है। लाइक 2019 में जो डिमांड थी वो 106.6 बिलियन यूनिट्स थी, अब कितनी हो गई? 132 बिलियन यूनिट्स। और आप सभी जानते हैं कि कोल एक ऐसा सोर्स है, ट्रेडिशनल सोर्स है, जो कभी रिन्यू नहीं होने वाला। तो इसका आपको एक प्रॉब्लम मिल रहा है। सेकेंड थिंग, आप सभी जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से भी हम लोगों को इंटरनेशनली हम कोल प्रॉकर नहीं कर पा रहे हैं और इंडिया में जो ट्रेन रैक्स है उसकी शॉर्टेज की वजह से भी इसका प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है। तो ये सारे कंबाइंड इशू हैं जिस वजह से आपको पावर क्राइसिस देखने पड़ रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को ईच एंड एवरीथिंग इजीली समझ में आई हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा। अगर आप सभी RIMC, RMS, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम या जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे ऐप को द ऑनलाइन गुरु इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़कर बैचेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सएप के थ्रू भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।